हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, कल मैंने आपको मेरी कहानी का पहला भाग सुनाया था और आज मैं आपको मेरी कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। लुइस, मुझे लगता है हमारे पीछे कुछ है। नेथन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं वो सर तो नहीं है? अब मुझे नहीं पता। पीछे मुड़ के देखते हैं। और उन दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उन दोनों के होश उड़ गए। वहाँ सच में प्रोफेसर ही खड़े थे, लाल आंखें और भयानक चेहरा लिए हुए। उनका पूरा चेहरा और उनके हाथ खून से सने हुए थे। और ये देखकर ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि उनके पीछे से पीटर का क्या हुआ होगा। लुइस, जल्दी भाग यहाँ से। ओके नेथन, ठीक है, एक साथ भागेंगे। 1 2 3। दोनों ने भागना शुरू किया और भागते भागते काफ़ी दूर निकल आए। प्रोफेसर भी ऐसा लगता था कि उनके पीछे ही आ रहे हैं। उन्होंने उन दोनों के कदमों की आवाज़ सुन ली थी। पत्तों की खड़खड़ाहट से उन्हें तुरंत एहसास हो जा रहा था कि कोई उनके पीछे है। और इसी तरह वो लगातार उनसे बचते हुए आगे की ओर भागते जा रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए। पर ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। रात गहराती जा रही थी और मौसम में ठंडक और बढ़ गई थी। वो दोनों ठंड से अकड़े जा रहे थे। नेथन, समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाएं। प्रोफेसर तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। लुइस, मुझे लगता है कि हमें वापस उसी जगह पर जाना चाहिए जिस जगह पर हमें वो डिबक बॉक्स मिला था। पर वहाँ जाकर भी क्या होगा? नहीं, एक मिनट। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हो सकता है कि उस बॉक्स में इसके बारे में कोई जानकारी हो। हम आखिर इस चीज़ से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं, कुछ समझ नहीं आता। मैं तो भाग भाग कर थक गया हूँ। मैं भी। रुको, सुनो, कुछ आवाज़ आ रही है। क्या तुमने कुछ सुना? हाँ, मैं भी सुन पा रहा हूँ। पत्तों की खड़खड़ाहट वो ठीक हमारे पीछे से आ रही है। भागो यहाँ से, जल्दी भागो। वो दोनों और भागे और भागते हुए वापस उसी दिशा में जाने लगे जिधर से वो आए थे, जहाँ पर उन्हें वो डिबक बॉक्स मिला था। और वो दोनों भागते भागते आधे रास्ते पर रुक गए। उन्हें लगा कि प्रोफेसर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रोफेसर भले ही किसी आत्मा के वश में हो, पर फिर भी उनके पास अपना दिमाग तो था ही। और इसलिए वो इस बात का आसानी से पता लगा ले रहे थे कि लड़के उनसे बचकर कहाँ भाग रहे हैं। अगर हम अभी इसी तरह उस बॉक्स के पास चले गए तो हम कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लगातार हमारा पीछा कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ना कुछ समझ पाएंगे। हमें कुछ भी देखने और समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। पास नदी देख रहे हो? हाँ, मुझे लगता है हमें कुछ देर नदी में छुप कर बैठना पड़ेगा, सांस रोककर। क्या तुम सांस रोकना जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। पर हम सब वैसे भी ठंड से मर रहे हैं, और अगर हम नदी में चले गए तो फिर पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। पर अगर हम पूरी रात इस तरह भागते रहे तो हम एक ना एक दिन इनके हाथ पकड़े ही जाएंगे। हम ज़्यादा देर तक इनसे भाग नहीं सकते। ठीक है, तुम ठीक कहते हो, चलो ठीक है। और वो दोनों भागते हुए नदी के पास पहुँचे और नदी में ही कुछ देर के लिए सांस रोककर नीचे की तरफ बैठ गए। प्रोफेसर नदी के बहुत करीब आ गए और उन्होंने पानी में देखने की कोशिश की। वो दोनों पानी के अंदर बैठे हुए थे। प्रोफेसर ने अपने हाथ हिलाए और पानी पर ज़ोर ज़ोर से पंजे मारने लगे। उन्होंने पानी के सतह के अंदर अपने हाथ डाले, पर ठंड की वजह से उन्होंने फ़ौरन अपने हाथ बाहर निकाल लिए और कुछ देर वहाँ पर चक्कर काटने के बाद वापस चले गए। लुइस को तो सांस रोकने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, पर नेथन, उसकी सांस फूल रही थी। जैसे ही प्रोफेसर बाहर निकले, नेथन झटके के साथ नदी से बाहर निकला। उसकी सांस फूल गई थी। लुइस,
तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। मेरे ख्याल से अब वो चले गए हैं। क्या सच में वो चले गए हैं? हाँ, मुझे लगता है। चलो, हमें हमें बॉक्स की तरफ चलना चाहिए। इस तरह वो प्रोफेसर को कुछ देर के लिए चकमा देने में कामयाब हो गए और फ़ौरन पूरी गति से भागते हुए बॉक्स की तरफ गए और कुछ ही देर में बॉक्स उनके सामने था और साथ ही उसे पकड़े हुए पीटर भी वहीं पड़ा था। उसकी हालत बेहद बुरी थी। वो दर्द से कराह रहा था। उसकी पीठ की चमड़ी किसी ने छील दी थी ऐसा लग रहा था और उसके घाव से लगातार खून रिस रहा था और वो ठंड से कांप रहा था। उसकी शर्ट उसके बगल ही पड़ी थी। नेथन ने फ़ौरन उसकी शर्ट उठाकर उसके शरीर पर डाल दी। वो अभी भी जिंदा था और कुछ होश में था। उसने लड़खड़ाते शब्दों में नेथन से कहा, नहीं नेथन, नेथन, ये बॉक्स, इस बॉक्स में ही उस मुसीबत के खात्मे का तरीका लिखा है। इस बॉक्स को ध्यान से देखो। उस चमड़े के टुकड़े में ही सारी मुसीबत की जड़ है। इस बॉक्स को ध्यान से देखो। पीटर की बात सुनकर लुइस और नेथन दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने धीरे से वो बॉक्स पीटर के हाथ से ले लिया और उसे गौर से देखने लगे। उसके पिछले हिस्से पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। नेथन इस मामले में बेहद कच्चा था, पर लुइस उससे उम्र में बड़ा था और उसे इस बात का थोड़ा एक्सपीरियंस भी था। उसने उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की और उसे पढ़ पाने में कामयाब भी हुआ। इस पर लिखा है, ये किंग एस्थर का है। किंग एस्थर? हाँ, किंग एस्थर। किंग एस्थर कौन था? किंग एस्थर मुझे ठीक से याद नहीं, पर जहाँ तक मुझे पता है एक ही ऐसा राजा था जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। किंग एस्थर एक यूनानी राजा था और बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत ही क्रूर। वो लोगों को सिर्फ उसके मज़े के लिए मारा करता था। जो भी इंसान उसके खिलाफ जाता, जो भी उसे कर देने में नाकाम होता, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो उसके खिलाफ विद्रोह करता, या कोई ऐसा राजा जिसे वो हराने में कामयाब होता, वो उन्हें अपने दरबार में लाता, उन्हें कोड़ों से पीटता और उसके बाद उनके शरीर की चमड़ी छीलकर उससे एक बेल्ट बनवाता और फिर उसे अपने सिंहासन के पास ज़मीन पर रख देता और उसी चमड़ी पर अपने पैर रख के बैठा करता था, ये दिखाने के लिए कि वो उन सबसे ताकतवर है। वो बहुत ही क्रूर राजा था। कहते हैं कि उसके ही दरबारियों ने विद्रोह करके उसे धोखे से मार डाला और उसकी भी पीठ की चमड़ी उसी तरह छिलवा दी जैसे वो बाकी सबके साथ किया करता था। पर ये वो राजा नहीं हो सकता है ना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नेथन, पीटर की हालत देखो। फिर हम इसे कैसे हरा सकते हैं? ये तो बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने का मेरे ख्याल में एक ही तरीका है, वो चमड़े का टुकड़ा। वो ज़रूर इसी के शरीर का हिस्सा है जिससे इसकी आत्मा जुड़ी हुई है और इसे इसी बॉक्स में कैद कर दिया गया है उसी की आत्मा के साथ, और हमने इस बॉक्स को खोलकर उसे आज़ाद कर दिया। प्रोफेसर ही वो इंसान थे जिसने उस चीज़ को हाथ लगाया और इसलिए अब वो आत्मा उनके शरीर से जुड़ गई है। हमें किसी भी तरह उस चमड़े को जलाना होगा। पीटर, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। हम जल्दी ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हिम्मत मत हारना दोस्त। ठीक है। नेथन, जल्दी तुम आग जलाने की कोशिश करो। कैंप पास में ही है, वो सामने। तुम जाओ और दोबारा आग जलाने की कोशिश करो और मैं तब तक कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, ठीक है? नेथन कैंप के पास गया और उसने आग जलाने की कोशिश की और इतने में उन दोनों के कान में एक आवाज़ आई जिसे वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते थे। ये उसके प्रोफेसर थे और बहुत ही खौफनाक आवाज़ में बोल रहे थे। आखिर तुम लोग मिल ही गए। तुम्हें क्या लगता है
तुम लोग मुझे धोखा दे सकते हो? मैं बहुत तेज हूँ, कोई इंसान नहीं। मैं रूह हूँ और रूहों की कोई बंदिश नहीं होती। मैं तुम्हें बहुत आसानी से ढूंढ सकता हूँ लड़कों। बहुत दिन से मैंने किसी का चीखना चिल्लाना नहीं सुना। अब तुम लोग बहुत बुरी मौत मरने वाले हो लड़कों, बहुत बुरी मौत। जितना भागना है भाग सकते हो। तुम भी मरोगे और तुम्हारा ये दोस्त भी। नेथन, नेथन जल्दी आग जलाओ यार, लकड़ियाँ भीगी हुई हैं, आग नहीं जल पा रही है, मैं क्या करूँ? कुछ तो करो नेथन, वो हमारी ओर बढ़ रहा है। तुम बहुत बोलते हो लड़के, इसलिए अब तुम मारे जाओगे। इतना कहते हुए प्रोफेसर लूस की ओर बढ़े और पूरी ताकत से उसका गला दबा दिया और हवा में लटका दिया। लूस इस तकलीफ से बेहद गहरे दर्द से कराह उठा। नेथन कुछ करो, नेथन। मैं कुछ कर रहा हूँ। गॉड, ये आग क्यों नहीं जल रही है? माय गॉड, मैं क्या करूँ? नेथन ने आसपास देखा तो वहाँ उसे एक पाइन ट्री दिखाई दिया और उसे प्रोफेसर की बात तुरंत याद आ गई कि पाइन ट्री की सूखी छाल जलाने के लिए बहुत अच्छी होती है। हालांकि बारिश अभी भी हो रही थी, पर फिर भी नेथन को कुछ ढूंढने के बाद एक पाइन ट्री मिला जिसकी छाल जलाने लायक सूखी थी और उसने फ़ौरन उसे लाइटर से आग दिखाई और जाल कुछ ही देर में जल उठी। और उसके जलने के बाद नेथन ने उसे लकड़ियों के नीचे रख दिया और कुछ ही देर बाद गर्माहट पाकर लकड़ियाँ भी जलने लग गई और नेथन ने फ़ौरन जितनी जल्दी उससे हो सकता था उसने वो खाल उठाकर उस आग में डाल दी। पर उसने खाल को अपने हाथों से नहीं उठाया, उसने कुछ लकड़ियों के सहारे उस खाल के टुकड़े को उठाकर उस आग में डाल दिया और जैसे ही उसने वो टुकड़ा आग में डाला वैसे ही प्रोफेसर के मुंह से चीखने की आवाज़ें निकलने लगी। नहीं 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 नहीं। प्रोफेसर जैसे बेहद दर्द में हो, उनका एक कंधा डिसलोकेट हो गया। हमने उन्हें अजीब तरह से मुड़ते हुए देखा, जैसे आम इंसानों के लिए मुड़ना मुश्किल होता है। और कुछ ही देर बाद ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एक धुआं सा प्रोफेसर के शरीर से निकला और हवा में कहीं जाकर गायब हो गया। प्रोफेसर बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़े। हमने राहत की सांस ली और फ़ौरन पीटर को कपड़े पहनाए और उसे कैंप के अंदर लेके गए और कैंप के अंदर रखे हुए मोबाइलों से बात करने की कोशिश की। नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए हम पूरी ताकत से भागते हुए कार की तरफ गए और कुछ आगे जाकर हमने कॉल किए और उसके बाद फ़ौरन ही हमारे लिए मदद आ गई। और जब हम घर वापस गए तब हमने बेहद राहत की सांस ली। पीटर अभी भी ज़िंदा था, पर उसे बहुत गहरे ज़ख्म लगे थे और बेहोश हो चुका था। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, उसे टोटल बेड रेस्ट पर रखा और उसे कहा गया कि वो लगभग 2 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहेगा। प्रोफेसर भी अब होश में थे और क्या हुआ था उनके साथ उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं था। वो बेहद घबराए हुए थे। हमने घर वालों को सब कुछ बताया पर वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे। पीटर के माता पिता ने प्रोफेसर पर केस कर दिया, पर फिर भी वो बच गए और फिर वो शहर छोड़कर चले गए। कोई भी सबूत नहीं था उनके खिलाफ़, इसलिए कोई भी उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर पाया। और बात सच थी, उस रात जंगल में क्या हुआ था ये सिर्फ हम 4 लोग ही जानते थे और जो कुछ भी हुआ था वो बेहद खौफनाक था। पर आपकी कहानी पर मैं भरोसा कैसे कर लूँ? मुझे पता था। जानते हो, वो डिबुक बॉक्स आज भी मेरे पास रखा है, अगर तुम देखना चाहो तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।